नमस्कार। विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये नागपुर केंद्र है। स्वागत है आप सबका विविध भारती सेवा नागपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा के बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम गुड मॉर्निंग नागपुर में। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी जी से। टेलीफोन पर की गई इस बातचीत का आज आप सुनेंगे पहला भाग। अमीन सायानी जी से बातचीत की है कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता और आकाशवाणी नागपुर के कार्यक्रम प्रमुख आर के गोविंदराजन और उद्घोषिका श्रद्धा भारद्वाज ने। तो आइए सुनते हैं अमीन सायानी जी से टेलीफोन पर की गई बातचीत का पहला भाग। अमीन सयानी जी, मैं गोविंदराजन कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी नागपुर, आकाशवाणी की ओर से और आकाशवाणी नागपुर के सभी श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अरे भाई बहुत मुझे खुशी है आपसे बात कर रहा हूं। सयानी साहब, मैं बचपन से आपकी आवाज सुनकर बड़ा हुआ हूं। अरे बिना का गीतमाला में आपकी चहकती दमदार आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अरे बाप रे। आवाज तो आवाज, आपकी प्रस्तुति भी लाजवाब रहती थी। मुझे याद है अमीन साहब, 70-80 के दशकों में शायद हर उद्घोषक अमीन सयानी बनने की कोशिश करता था। शायद मैं भी कोशिश करता था, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है ये। लेकिन आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, बड़े लंबे समय से मेरी तमन्ना रही कि आप अपने अनुभवों का लाभ आकाशवाणी नागपुर और श्रोताओं को दें। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। देखिए, एक तो आप भूल गए उस बहुत ही महान इंसान को जिन्होंने बहुत अच्छी चीज बनाई है रेडियो के लिए और टेलीविजन के लिए भी जी। वो मिस्टर गोविंदराजन जो हैं उन्होंने जो बनाई थी नमक गंगे, इतना खूबसूरत आपने बनाया कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब भी कहने पर मजबूर हो गए कि गंगा सिर्फ नदी नहीं है, गंगा हमारी माँ है। जी, आपने इतनी बड़ी बात मेरे लिए कही, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं देखना चाहूंगा इस केंद्र की पुरकश आवाज की धनी वरिष्ठ उद्घोषिका मेरे समक्ष बैठी हुई हैं, श्रद्धा भारद्वाज। अच्छा। आपसे अनुभवों के कितने मोती निकाल पाने में सक्षम होती हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्रद्धा भारद्वाज को। अमीन जी नमस्कार। नमस्कार श्रद्धा, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि प्रसारण जगत के ब्रॉडकास्टिंग के पितामह से मेरी बातचीत हो रही है। और आज का दिन मेरी जिंदगी में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। अरे रे, आप तो मुझे बिल्कुल वो खजूर के झाड़ पर चढ़ा रही हैं। बहुत धन्यवाद आप। अब जानना चाहूंगी कि रेडियो से आपके रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई? भाई, हुआ ये कि मैंने शुरुआत जो की थी वो हिंदी ब्रॉडकास्टिंग में नहीं की थी, बल्कि अंग्रेजी ब्रॉडकास्टिंग में की थी। मैं ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन में इंग्लिश ब्रॉडकास्टर था और काफी अच्छा था। यानी मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा ज्यादा। लेकिन एक और बात बता दूं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था बचपन में 8 साल तक तो मैंने गुजराती पढ़ी और साथ साथ अंग्रेजी पढ़ी। अच्छा। तो गुजराती भाषा मेरी जबान पे बहुत अच्छी तरह चढ़ी हुई थी। मैं तो सोचता भी गुजराती में था, बोलता भी गुजराती में था, लिखता भी गुजराती में था और गिनता भी गुजराती में था। हालांकि मेरे पास कभी ज्यादा पैसे नहीं होते थे गिनने के लिए। तो मेरे बड़े भाई जो थे हमीद, तो हमीद साहब मेरे गुरु भी थे। कैसे हुआ ये कि वो बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे इंग्लिश में और ऑल इंडिया रेडियो में काफी धूम मचाते थे। तो एक दिन जब मैं करीब 8 साल का था, 7 या 8 साल का, वो मुझे कहने लगे कि अमीन देखो, तुम इंग्लिश में बहुत धूम मचाते हो, अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक खास बात बताऊं। एक नई चीज आई है ऑल इंडिया रेडियो में जिसका नाम है वायर रिकॉर्डर। मैं तुमको ले जाना चाहता हूँ और तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा वेल यस डेफिनेटली, लेट्स गो। व्हाट इज रिकॉर्डिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग? उस जमाने में रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लाइव ब्रॉडकास्टिंग ही होती थी। तो मुझे ले गए उन्होंने, मुझे रिकॉर्ड जब किया, उन्होंने बजाया वो वायर रिकॉर्डर वाइंड बैक करके। मैंने इंग्लिश में नज़म पढ़ी थी क्योंकि इंग्लिश ही ज्यादा आती थी मुझे। तो वो कहने लगे कि कैसी लगी आवाज तुम्हें? प्लेबैक जब किया उन्होंने, वैसे भी वायर रिकॉर्डर की आवाज रट्टी नहीं हुआ करती थी, ची ची, और मेरी आवाज उससे भी ज्यादा छी छी वाली थी। तो मैंने सुनकर कहा तो बहुत ही बकवास लगती है आवाज।
तो उन्होंने कहा देखो तुम अगर मेरी तरह ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हो तो अपनी आवाज को सुधारो, मैं तुम्हें ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशनों में ले जाकर अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में हिस्से दूंगा छोटे छोटे, उसको तुम करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। तो मैं करने लगा अंग्रेजी में छोटे छोटे प्रोग्राम, चिल्ड्रंस प्रोग्राम और फिर बड़ों के प्रोग्राम, और वो करते करते मैं बहुत मशहूर इंग्लिश ब्रॉडकास्टर बन गया। लेकिन हुआ ये कि बम्बई में ये सब कुछ करने के बाद एक गजब की चीज हुई थी। मैं छोटा ही था जैसे कि मैंने कहा जी, तो हमारे परिवार में गांधी जी का बहुत बड़ा हिस्सा था हम लोगों को सिखाने, बढ़ाने, राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा दिलाने, इससे बहुत बड़ा उनका काम था। और वो मेरी अम्मा को बेटी कहते थे, और अम्मा हमारी बड़ी जबरदस्त सोशल वर्कर थी, और खासकर साक्षरता लिटरेसी का काम अनपढ़ औरतों के लिए बहुत काम कर रही थी। तो उन्होंने मेरी अम्मा से कहा कि देखो तुम शुरू करो एक पत्रिका जो तुम्हारे घर से ही तुम उसको एडिट और पब्लिश कर सकती हो, अच्छे अच्छे लोगों को लेकर, और उसका नाम जो भी रखना चाहो रखो, और वो 3 लिपियों में छपे। एक तो लिपि हो देवनागरी, दूसरी लिपि हो गुजराती, तीसरी लिपि हो उर्दू। ये 3 लिपियां ग्रेटर बॉम्बे के उस जमाने में, यानी 1940 के जमाने का जिक्र हो रहा है, उस जमाने में बहुत प्रचलित थी ये तीनों लिपियां। तो वो घर से ही शुरू हुआ उस पब्लिशिंग और एडिटिंग उसका। बाद में प्रेस भी आ गया और घर में प्रिंट भी होने लगा हुआ। तो मैं उसमें जुड़ गया एक प्यून की हैसियत से, एड्रेस चिपकाना, रजिस्टर भरना, ये वो सब चीजें करता था। मैं धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा, क्योंकि हिंदी उर्दू के बहुत महान राइटर्स उसमें आया करते थे और सरल हिंदुस्तानी में लिखते थे। क्योंकि गांधी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी हो, क्योंकि हमारा परिवार ऐसा है, इसमें कई भाषाएं, कई संस्कृतियां, कई धर्म सब मिले जुले हैं। इतना महान देश कोई नहीं होगा जिसमें इतनी सारी संस्कृतियां, धर्म और भाषाएं मिली जुली हो। तो कहने लगे हिंदुस्तानी में जो बात होगी, अगर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी हो तो सब लोग उसे समझेंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी।
हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते अच्छी तरह लिखने भी लगा, अंग्रेजी से हिंदुस्तानी में ट्रांसलेट भी करने लगा। मेरी हिंदुस्तानी भाषा लिखित रूप में बहुत अच्छी हो गई। तो खैर सीने कैम्ब्रिज करने के लिए आखिरी 2.5 बरस मैं गया ग्वालियर में, सिंधिया स्कूल ग्वालियर में पढ़ने लगा, जिसमें थोड़ी थोड़ी उर्दू और बेसिक हिंदी वो भी मुझे सिखाई जाने लगी अच्छी तरह से। लेकिन भाषा के उच्चारण में थोड़ी सी अंग्रेजियत और काफी ज्यादा गुजरातीपन था उसमें। तो बहरहाल वहाँ सिंधिया स्कूल में पढ़ते पढ़ते आ गया साल 1947 और 1947 को अगस्त के महीने में 15 अगस्त के दिन आजादी का डिक्लेरेशन हुआ। जी जी। मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू जी की तकरीर सुनी और जोश आया मुझे कि साहब मैं तो अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर ही रह गया हूँ, जब मैं जाऊंगा सीने कैम्ब्रिज करके बम्बई वापस तो जरूर हिंदी ब्रॉडकास्टिंग करूंगा। अगस्त के थोड़े ही दिनों बाद गांधी जी की हत्या होगी और मैंने प्रोग्राम सुना ऑल इंडिया रेडियो में, अनाउंसिंग हो रही थी गांधी जी के प्रेयर मीटिंग में, जहाँ मैं बम्बई में था तब कई बार जा चुका था प्रेयर मीटिंग में, और गांधी जी की हत्या हो गई, अनाउंसमेंट सुना। अब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरा दिल हिल गया है, मैं तो जाऊंगा ही जब बम्बई में तो पहला काम करूंगा ऑल इंडिया रेडियो में जाकर मैं हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्टिंग की करूंगा कोशिश। तो बम्बई जब लौट कर आया सीनियर कैम्ब्रिज एग्जाम देकर, सीधे अगले दिन गया मैं ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी सेक्शन में और मैंने कहा देखिए अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर के हैसियत से आप मुझे जानते हैं, लेकिन मैं अब हिंदी ब्रॉडकास्टिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे ऑडिशन कीजिए। तो उन्होंने ऑडिशन किया। ऑडिशन करने के बाद मैंने कहा तो ठीक है ना, मैं बोलूंगा ना। नहीं देखिए एक मिनट, आप पढ़ तो अच्छी तरह देते हैं हिंदी स्क्रिप्ट, लेकिन आपके तलफ्फुज में, आपके उच्चारण में गुजरातियत बहुत है और अंग्रेजीपन बहुत है, तो आपको हम फेल करते हैं। बहुत मुझे बुरा लगा। बहरहाल आजादी के बाद जब ब्रिटिश गए ना हिंदुस्तान से, और सिलोन से भी गए वो, तो सिलोन गवर्नमेंट को वहाँ कोलंबो में साउथ ईस्ट एशिया कमांड के अंग्रेजी सरकार के ट्रांसमीटर्स रखे हुए थे, तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ सिलोन को ये सारे ट्रांसमीटर्स बख्श दिए और उन्हीं पर सिलोन ने 4 कमर्शियल सर्विसेज शुरू की, सिंगलीज और तमिल और इंग्लिश और हिंदी। और इंग्लिश और हिंदी सर्विस को चलाने के लिए लोग वहाँ थे थोड़े बहुत, अंग्रेजी के तो बहुत अच्छे नाम से थे, हिंदी के ज्यादा लोग नहीं थे। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत जो है, जो कि बहुत सरल भाषा में होता है, उसमें उर्दू भी आती है। उधर सिलोन में उन्होंने अपने हिंदी ब्रॉडकास्टरों से कहा देखिए आपको ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत जो आप बजाइए। और वो बजाने लगे। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, बारात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है दुनिया मेरी जवां है।
किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही। गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही। बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है। बेदर्द आसमां है दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। अब साल भर में 2 साल भर में इतना पॉपुलर हो गया कि यहाँ बम्बई में एक अमेरिकन साहब रहते थे, उनका नाम था मोलिना। तो उन्होंने सोचा कि यार ये बड़ा अच्छा मौका है अगर हम हिंदुस्तान में एक सोल एजेंसी फॉर रेडियो सिलोन कमर्शियल सर्विस शुरू करें। तो वो शुरू हुआ, उसमें अंग्रेजी और हिंदी के लिए प्रोग्राम डायरेक्टर की जरूरत थी। तो उन लोगों ने हमीद सायानी को चुना, जो मेरे भाई थे जी, और उनसे कहा चलिए अब बनाइए प्रोग्राम। तो उन्होंने हिंदी के लिए, अंग्रेजी तो खुद ही बोल लेते थे वो, 2-3 और भी बड़े अच्छे हिंदी ब्रॉडकास्टर को चुना। हिंदी के लिए भी बड़े अच्छे लोग चुने उन्होंने, जैसे बाल गोविंद श्रीवास्तव और मनमोहन कृष्ण, और हाँ एक वो भी थे जो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, राज खोसला, बहुत अच्छी हिंदुस्तानी बोल भी लेते थे और गाते भी बहुत अच्छे थे, खासकर सैगल की आवाज में। तो ये 3 और भी 2-3 लोगों को उन्होंने जमा कर लिया था हमीद भाई ने अपने साथ। तो प्रोग्राम शुरू हुए। तो मैं भागा और गया हमीद भाई के पास कि आप तो मेरे गुरु हैं हमीद भाई, देखिए ऑल इंडिया रेडियो वालों ने मुझे हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्टिंग से फेल कर दिया है। तो कहने लगे देखो भाई, ऑल इंडिया रेडियो ने तुम्हें अगर रिजेक्ट कर दिया है तो कोई वजह होगी ना। तुम ऐसे करो, रेडियो सिलोन के जो हिंदी प्रोग्राम यहाँ रिकॉर्ड होते हैं बम्बई में, और किस स्टूडियो में रिकॉर्ड होते हैं, जेनेवर्स कॉलेज के टेक्निकल इंस्टीट्यूट का स्टूडियो है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उसमें रिकॉर्डिंग होती है, तो तुम वहां जाओ और प्रोग्राम सुनो, सुनते सुनते अपने आप को सुधारो और फिर आओ। तो जेवियर्स ही में मैं पढ़ने लगा था, आर्ट्स लिया था मैंने जूनियर BA में। तो आर्ट पढ़ते पढ़ते मुझे ये जब खबर मिली कि प्रोग्राम यहाँ शुरू हो गए हैं रिकॉर्डिंग, तो मैं जाने लगा वहाँ। एक प्रोग्राम बहुत अच्छा मुझे लगता था, ओवल्टीन फुलवारी, जिसमें नए नए सिंगर्स आते थे, गायक गायिकाएं, जैसे महेंद्र कपूर, सुधा मल्होत्रा और कमल बारोट वगैरह। और मैं जाकर वहाँ लास्ट रो में बैठ कर सुना करता था, क्योंकि एक जमाने में मैं बहुत अच्छा गाता था, हिंदी भी, गुजराती भी और मराठी भी, बंगाली भी गाता था मैं। तो बड़ी अच्छी आवाज थी। दोनों स्कूलों के मैं क्वायर में मैं गाता था। लेकिन एक जमाना आया जब हर नौजवान की आवाज फटती है, तो कईयों की आवाज फिर सुधर कर अच्छी हो जाती, मेरी नहीं सुधरी। तो उसके बाद मैं एक भी गाना सुर में गा ही नहीं पाया। तो गाना तो मुझे नहीं आया, मगर सुनने के लिए जाया करता था। एक रोज वो ओवल्टीन के प्रोग्राम में ये हुआ कि सब लोग आ गए थे और प्रोड्यूसर बालगोविंद श्रीवास्तव माइक पर थे और इधर उधर देख रहे थे, वो परेशान। कहने लगे कि देखिए वो कमर्शियल अनाउंसर जो हमारा है ना, जो ओवल्टीन का बखान करता है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है और आज तो आया ही नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप में से कोई बोल सके तो अच्छा है। तो फिर मैं नजर आया उनको पता था कि मैं हमीद सायानी प्रोग्राम डायरेक्टर का छोटा भाई हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, है अमीन यहाँ आओ। तो मैं तो सोचा कि अरे यार मेरे तो भाग्य खुल गए। मैं भागा हुआ गया, यस सर बोलिए क्या सेवा करूँ। कहने लगे देखो वो अनाउंसर नहीं आया है, तुम ये अनाउंसमेंट लो, ओवल्टीन की तारीफ वाला और कमर्शियल अनाउंसमेंट, उसको पढ़ो और सबसे पहले किसी से कहो ये हिंदी में है, इसको लिख लो रोमन हिंदी में और पढ़ो। मैंने कहा श्रीवास्तव जी मैं तो जानता हूँ स्क्रिप्ट, हिंदी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह, लाइए मैं पढ़ देता हूँ। अब वो शक्तिदायक पेय है ना ओवल्टीन, खूब हाथ हिला कर चिल्ला कर मैंने वो कमर्शियल पढ़ा।
तो उन्होंने हाथ रख दिया कान पर, बाल गोविंद श्रीवास्तव ने, कहने लगे देखो ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। तो फिर मैंने जरा चुपके से पढ़ा और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में थोड़ा गुजरातीपन है, अंग्रेजियत भी है, लेकिन कोई बात नहीं, आज पढ़ना और फिर वादा करो कि हर रोज तुम सीखोगे हिंदुस्तानी, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। मैं आज ही से तुमको ओवल्टीन का कमर्शियल अनाउंसर ओवल्टीन फुलवारी प्रोग्राम में बना देता हूँ। मैंने कहा जरूर जरूर सर, मैं जान लड़ा दूंगा। तो उसके बाद मैंने पहला प्रोग्राम जब हो गया तो उसके बाद में दौड़ के मैंने वो पढ़ लिया अनाउंसमेंट, बिना किसी गलती के एक ही टेक में सब हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जरा अनाउंसमेंट अपनी बेहतरीन बनाने के लिए रिहर्सल तुम करो, लेकिन आज से तुमको मैं नियुक्त करता हूँ ओवल्टीन कमर्शियल अनाउंसर। तो मैं तो सातवें आसमान में चढ़ गया। फिर मुझे ख्याल आया कि यार ये तो कमर्शियल सर्विस है। तो मैंने श्रीवास्तव जी से पूछा कि श्रीवास्तव जी आप ये तो कमर्शियल सर्विस है, मुझे पैसे कितने मिलेंगे? तो उन्होंने घूर कर देखा मुझे, कह रहे जाओ तुम्हें कौन पैसे देगा, तुम्हें तो मिलेगा सिर्फ हर हफ्ते एक छोटा सा टिन, बेबी टिन ओवल्टीन का। तो यहाँ से आपकी शुरुआत होती है? यहाँ से मैंने शुरू की। जी जी। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो। आपने गुजराती की बात की अभी, तो मुझे पूछने की इच्छा हो रही है कि તમે કેમ છો? અરે હું મજામાં છું, પણ હવે તો જરા ભૂલી ગયો ને, ઘણા વર્ષ થઈ ગયા। सर आपने जितनी बात की तो मुझे बॉम्बे का बैकबे रिक्लेमेशन याद आ गया और जेवियर से आजाद मैदान याद आ गया। और उसके बाद फिर सालों पहले शाम को रेडियो के इर्द गिर्द महफिलें लगती थी कि अब कार्यक्रम आएगा बिना का गीतमाला। वहाँ छोटे से दो चार जुमले में बोल देता हूँ उससे पहले। जी जी। बिना का गीतमाला मुझे कैसे मिला? हुआ ये कि बिना का गीतमाला से पहले ये भी मैंने शुरू कर दिया था अनाउंसमेंट करना ओवल्टीन के, और साथ में छोटे छोटे 2-3 और प्रोग्राम में जरा जरा सी आवाजें देनी भी शुरू कर दी थी।
एक रोज मेरे ऑफिस में ये खबर आई कि सिलोन पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, बिना का हिट परेड अंग्रेजी में, जिसमें साथ में एक 100 रुपए का प्राइज भी है। और उस प्राइज के लिए करीब 300-400 लेटर्स आते हैं। और क्लाइंट्स जो थे हिंदुस्तान सीबा गार्गी लिमिटेड, उनका कहना है कि वो कोशिश में है कि हिंदी का भी इस तरह का प्रोग्राम शुरू करें, पहले हिट परेड ना हो, सिर्फ एक कॉम्पिटिशन हो 100 रुपए का। जी जी। और उसको जो प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो उसको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ेगी, और उसको हर हफ्ते 25 रुपए मिलेंगे। और जो लेटर्स आएंगे कंपटीशन के लिए, वो लेटर्स चेक भी करने पड़ेंगे। तो बाकी जितने जो सीनियर ब्रॉडकास्टर थे वो कहने लगे क्या लेटर्स भी चेक करो और लिखो, ये भी करो, वो करो, सिर्फ 25 रुपए। तो मैंने हाथ उठा दिया कि सर मैं करूंगा, क्योंकि मुझे तो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, मुझे तो सिर्फ ओवल्टीन का एक छोटा सा टिन मिल रहा है। तो इस तरह से मुझे वो प्रोग्राम मिला। और शुरू में क्योंकि कहा गया था कि वहाँ अंग्रेजी में 300-400 लेटर्स आते हैं, हिंदी में अगर 30-40 भी आ जाए तो चलेगा। तो मैंने तो पहला प्रोग्राम जो था वो जो हमीद भाई ने मुझे सिखाया था अंग्रेजी में, वो सारा कुछ उसमें ढाल दिया। फिर भारत की राष्ट्रीयता में जितना मैंने सीखा था गांधी जी से और बड़े बड़े और लीडरों से, क्योंकि वो हमारे घर में भी आते थे, हमारे नाना के घर में भी आते थे, तो उनसे मैंने जो सीखा था वो सब डाल दिया उसमें। और अच्छी तरह गाने से, कमर्शियल से, कोई और इंसिडेंट जिसमें मैं गया हूँ या कोई जगह में गया हूँ, तो ये सब जोड़ के स्क्रिप्ट लिखी, थोड़ी डिटेल में रिहर्स किया, उसको तराशा और बोला, रिकॉर्डिंग की और भेज दिया सिलोन में टेप, क्योंकि ब्रॉडकास्ट तो सिलोन से होता था जी। राही तू मत रुक जाना, राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, राही तू मत रुक जाना। माना की गहरी है धारा, पर है कहीं तो किनारा, तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा, तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, राही तू मत रुक जाना। सबका वो ऊपर वाला, सबको उसी ने संभाला, जब भी घिरा गम का अंधेरा, उसने किया उजियाला, जब भी घिरा गम का अंधेरा, उसने किया उजियाला, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। गुड मॉर्निंग नागपुर। इस कार्यक्रम में अभी आप मशहूर रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी जी से टेलीफोन पर की गई बातचीत का पहला भाग सुन रहे थे। अमीन सायानी जी से बातचीत की
गुड मॉर्निंग नागपुर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता और आकाशवाणी नागपुर के कार्यक्रम प्रमुख R.K. गोविंदराजन और उद्घोषिका श्रद्धा भारद्वाज ने। ध्वनि संपादन आपके दोस्त कमल शर्मा का था। कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया मुरलीधर बड़वाइक ने और विशेष सहयोग दिया अशोक जाम्भुलकर ने। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है विविध भारती सेवा नागपुर। गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग नागपुर। गुड मॉर्निंग ओ पापा, गुड मॉर्निंग ओ डैडी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक अनुराग ज्वेलर्स, गांधी चौक, बल्लार शाह। एक विश्वास। गुड मॉर्निंग नागपुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी से टेलीफोन पर की गई बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। अमित जी, आपने 3 लोगों के नाम लिए थे, उनमें से तो 2 तीसरे थे दादा S.D. बर्मन। वो भी मेरे भाई के समान थे और उनकी बीवी मीरा भाभी मेरी भाभी की तरह थी। वहाँ भी मैं घर पे जाया करता था और शुरू में देखा करता था नन्हे R.D. बर्मन वहाँ शॉर्ट पैंट पहनकर झूमते रहते थे और हिलते रहते थे। उनमें जो लय है ना, लय उनकी खून में बहती थी। तो कुछ भी वो दादा बर्मन की कॉम्पोजिशन सुनते थे और अपने आप हिलते रहते थे या फिर तबला लेकर बैठ जाते थे और कुछ धूमधाम करते थे। तब से मैं दादा बर्मन को जानता हूँ। किशोर कुमार उनके बहुत फेवरेट गायक थे। एक प्रोग्राम किशोर का वो भी है जिसमें उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है बर्मन दादा को। एक देवानंद की फिल्म थी जिसमें वहीदा रहमान थी और देवानंद थे। गाइड की बात कर रहे हैं आप? गाइड के गाने मुझे बहुत पसंद थे। जो भी आप गाना बजाते हैं उसका। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। दिन मिलना जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन सा
साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि ब्रॉडकास्टिंग में आप आवाज को महत्व देते हैं या स्टाइल को? आप मुझे इसके उसको अच्छी तरह से जवाब देने के लिए जी थोड़ा सा समय देंगे या नहीं? हाँ या जरूर आप जरूर तो नहीं जरूर देंगे मुझे? नहीं जरूर जरूर दूंगा। देखिए, ये सफल संचार के लिए जी 7 शब्द हैं जी जो मैं सजेस्ट करूंगा हर ब्रॉडकास्टर के लिए, जो कि स से शुरू होते हैं। जी जो वक्ता अच्छी तरह से मन में डाल देना तो बहुत अच्छा सफल ब्रॉडकास्टर बन सकता है। जी देखिए 7 से कौन से हैं ये? एक तो संचार सही होना चाहिए, उसमें प्रसारण से पहले अपना होमवर्क उसे कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि गलतियां ना हो, उसमें बिल्कुल अच्छी चीजें सही हो। दूसरा सा है सत्य। अगर संचार में सत्य नहीं होगा, उसमें अगर झूठ की बदबू आ जाएगी, जो अक्सर हो जाता है खासकर रेडियो पर, तो फिर लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। जैसे आप बोलना शुरू करेंगे, फटक से बदल देंगे, कोई और स्टेशन लगा देंगे। फिर संचार सरल हो। रेडियो पर तो समय ही नहीं इतना मिलता कि कुछ शब्दकोश लेकर कोई बैठे और सुने। वो जो भी वो आप बोले एकदम सरल होना चाहिए। वही सरल हिंदुस्तानी जो मैंने गांधी जी से सीखी थी, और वही सरल हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की भाषा है। अगर सरल होगी तो लोग बहुत बहुत प्यार से सुनेंगे और आपको कभी भूलेंगे नहीं। बल्कि ऑल इंडिया रेडियो में भी एक जमाने में ये दौर चला था कि बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते ऑल इंडिया रेडियो बम्बई के स्टूडियो में कि जो भी आप भाषा बोले सरल बोले। चौथा सा है स्पष्ट। ये जबान है आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी उच्चारण आपका हो वो बिल्कुल स्पष्ट हो, जिससे कि कंफ्यूजन होने की कोई गड़बड़ ना हो। जी जी बिल्कुल। वरना ये होता है कि आजकल कुछ अनाउंसर्स हैं, ज्यादातर तो बहुत अच्छा बोलते हैं जी, मगर कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद भाषा अच्छी तरह ना सीखी हो, या उन्होंने ठीक से बोलने की प्रैक्टिस न की हो, कोई ट्रेनिंग न ली हो, जी जी, उससे वो भाषा साफ नहीं आती, कंफ्यूजन हो जाता है। फिर वो इतनी जोर से फास्ट तेज बोलने लगते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। और कई बार तो कमर्शियल्स भी आते हैं, विज्ञापन भी इतने तेज और इतने अस्पष्ट, क्योंकि समझ में नहीं आता कि ये बेच क्या रहे हैं। ये गड़बड़। अच्छा, 5वां तो सुनिए। हाँ बोलिए। 5वां स है सभ्य। सभ्य, हाँ। संचार सभ्य होना चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें बड़े छोटे दादा दादी पोती पोती सब सुनते हैं एक साथ। जी। तो कभी ऐसी गड़बड़ न हो, ओछापन न हो, किसी को मुंह छुपाने पर मजबूर कर दे जी। और छठा है सुंदर। संचार सुंदर होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। जी, ताकि कोई भी नींबू नमक शक्कर जो भी आप मिलाना चाहें, मसाला मिलाइए उसमें, मगर वो सुंदर जरूर हो। 7वां है स्वाभाविक हो। स्वाभाविक बहुत जरूरत है कि उसमें बनावट मत रखिए, स्वाभाविक रखिए, नेचुरल रखिए, ताकि अच्छी तरह आप बोले और प्यार से लोग सुने और मजे लेकर उसमें डूबे रहें। अगर ये 7
आपके भाषा में, आपके संचार में होगा, हाँ। तो वर्षों तक आप लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। सर, संगीत में ये सप्त स्वर हैं। सवाल ये था कि हम आवाज को महत्व देते हैं या शैली को? बचपन में मुझे इत्तेफाक से मौका मिला कि मैं वॉइस ट्रेनिंग ले सकूं। थिएटर ग्रुप है बहुत बड़ा, जिसमें मेरे भाई भी रहे और इब्राहिम अलकाजी भी रहे। हाँ। तो ऐसे वहाँ लोगों से सीखना भी मिला और वॉइस ट्रेनिंग लेने की। हाँ। और लिप एंड टंग एक्सरसाइजेज भी, तो बहुत इससे फायदा हुआ। और मैंने कोशिश की दोनों ठीक रखें, यानी आवाज क्लियर भी रखें, उच्चारण सही भी रखें और दिल को अच्छा रखें। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बिल्कुल सही। आपने जो 7 बातें बताई, ये सातों की सातों गांधी जी से प्रेरित तो हैं ही। सरलता, सत्यता, सही, स्पष्ट, सभ्य, सुंदर और स्वाभाविक। आपने हमीद साहब की बात बहुत बार की है और वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में मुझे आप बताइएगा। बड़े अजीब से आदमी थे वो, लिखते भी थे, रेडियो में भी बोलते थे, स्टेज के बड़े अच्छे स्टार थे, अंग्रेजी में बड़े अच्छे डायरेक्टर थे स्टेज के, बहुत अच्छे डायरेक्टर शॉर्ट फिल्मों के थे, एड फिल्में बनाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे और रेडियो प्रोग्राम हर तरह के वो प्रेजेंट करते थे अंग्रेजी में, बहुत खूबसूरत प्रेजेंट करते थे। उनसे मैंने बहुत प्रेरणा पाई, उनसे सीखा कि किस तरह लगे रहना चाहिए, कभी हिम्मत ना हारो, कभी छोड़ो नहीं, बस काम करते रहो करते रहो। अमीन जी, राजनीति के गलियारे के बहुत लोगों के आप करीब रहे हैं, तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप भी राजनीति में आए?
अरे मैं तो एक जमाने में ये सोचता था कि मुझे तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए भारत का, लेकिन वो कौन बनने देता मुझे। पर सर देश की सेवा तो हो ही सकती थी। देश की सेवा मैंने अलग अलग तरह से बहुत की है जी। जैसे रेडियो के जरिए ही मैं कोई फेस्टिवल आता, उत्सव आता, तो उसके बारे में भी मैं बोलता था। कोई फंक्शन अगर मैं अटेंड करने जाता था जो देश सेवा से ताल्लुक रखता हो, उसका भी जिक्र करता था। जो प्रोग्राम जो थे वो सब पसंद करते थे और वो उनको पता था कि ये न सिर्फ ब्रॉडकास्टर अच्छा है, बल्कि एक अच्छा हिंदुस्तानी है। राजनीतिक हमारी जितनी भी पर्सनालिटीज हैं उनसे भी तो आप रूबरू हुए होंगे ना? कई सबसे। मैं नेहरू जी के बगल में खड़ा रहकर उनको अम्मा से बात करते हुए मैंने सुना है। नेहरू जी हमारी अम्मा को बड़ी बहन कहते थे, उन्हें कुलसुम बहन कहते थे, और अम्मा उनको छोटा भाई समझकर पहले नाम से पुकारते थे, जवाहर। और हमारे नाना के यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त एडिटर आया करते थे, नाना बड़े अच्छे डॉक्टर थे, रजब अली पटेल, उनके नाम से भी एक रास्ता है बम्बई में। तो वो थे अबुल कलाम आजाद, तो उनके खास डॉक्टर थे नाना। सब लीडर्स कभी न कभी आए हैं उनके घर या हमारे घर, और उनको करीब से देखकर सुनकर बहुत उत्साह होता था मुझे। जी जी जी। फिलहाल के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं तो इनके बारे में क्या कहेंगे सर आप? आजकल इतनी चीजों में मैं पड़ गया हूँ। एक तो ये कि रेडियो का माहौल बदल गया है और काम नहीं मिल रहा है। एक जमाने में मेरा यूं था कि करीब 7-8 मुल्कों में मेरे प्रोग्राम एक्सपोर्ट होते थे, और रेडियो सिलोन ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया रेडियो में भी शुरू हुए थे। ऑल इंडिया रेडियो पहले तो बीबीसी के स्टाइल पर बना था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विविध भारती भी उसी स्टाइल पर बना है। हाँ। मगर विविध भारती के बाद शुरू होने के बाद क्या हुआ बताता हूँ जी। हुआ ये कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था ना जी जी, तो उन दिनों वो अगस्त क्रांति जो हुई थी ना 1942 के जी, तो उसमें बम्बई के इलाके में 2 जो सोल्जर्स कहना चाहिए आजादी के आंदोलन के सिपाही जी, वो एक तो थी अरुणा आसफ अली और दूसरे थे अच्युत पटवर्धन। तो ये दोनों छुप छुप कर आजाद हिंद रेडियो भी चलाया करते थे और भाग भाग कर छुपा करते थे। अपना छोटा सा ट्रांसमीटर भी इधर उधर ले जाकर छुपा दिया करते थे जी। और सबसे बड़ा उनका छुपने का जो घर था वो हमारे मकान के सामने एक हमारी टीचर रहती थी, कासिल देवी थी, एमी मूस था उनका नाम जी। तो ये दोनों अरुणा खाला और अच्युत पटवर्धन दोनों वहाँ आकर छुप छुप कर रहते थे जी, और खाना खाने हमारे घर आते थे। हाँ, तो वो बिल्कुल मेरी आंटी की तरह हो गई थी। अब ये होते 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 क्या हुआ कि जब रेडियो सिलोन शुरू हुआ और गीतमाला शुरू हुई जी, तब तक तो आजादी आ चुकी थी और अरुणा खाला तो बहुत बड़ी नेशनल लीडर बन चुके थे। तो एक दिन वो हमारे घर खाना खाने आई और मुझे एक तरफ ले गई और मुझे डांटा के, अमीन ये क्या बकवास करते हो तुम? और मैं डर गया कि खाला मैंने क्या किया? कहने लगे देखो तुम इतने बड़े हिंदुस्तानी आजादी के आंदोलन के फैमिली जो है उसके सदस्य हो और तुम सिलोन विदेश में जाकर धूम मचाते हो, रेडियो पर हिंदुस्तान में क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि आंटी क्या बात है कि यहाँ तो वो बीबीसी के बना था स्टेशन और बीबीसी के टक्कर का स्टेशन था, इतने गजब का स्टेशन था कि शायद दुनिया भर में इतने बड़े बड़े लोग नहीं आते थे। लीडर्स भी आकर बोलने में अपना गर्व समझते थे जी। और दूसरे ये कि यहाँ कमर्शियल सर्विस नहीं है और आजकल तो बहुत गड़बड़ हो गई है, बंद कर दिया है सब फिल्मी संगीत भी, तो मैं कैसे करूँ यहाँ? तो कहने लगे एक काम करो, तुम एक नोट बनाकर डिटेल में मुझे दो, मैं उसको पार्लियामेंट में रखूंगी नेहरू जी के सामने और उन्हें इंसिस्ट करूंगी कि यहाँ गाने भी फिर से शुरू हो, फिल्मी गाने, और कमर्शियल सर्विस भी शुरू हो। और उन्होंने रखा क्वेश्चन पार्लियामेंट में, नेहरू जी ने उनसे एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह 56 या 55 साल बराबर याद नहीं मुझे, कमर्शियल सर्विस भी शुरू हुआ, विविध भारती भी शुरू हुई, फिल्मी गाने भी वापस आ गए और ऑल इंडिया रेडियो फिर से जोरों में धूम धाम करके फिर जाग उठा। तो ये मतलब है कि हिंदुस्तानी कमर्शियल सर्विस शुरू करने में भी मेरा थोड़ा सा हाथ था। एक बड़ा अच्छा स्लोगन मैंने दिया था आकाशवाणी के लिए, कमर्शियल सेक्शन के लिए, छोटा सा था, मैंने कहा सुखवाणी लाभवाणी आकाशवाणी।
सर, आजकल के जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इनके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा जी। आज इतने सीनियर, इतने जबरदस्त लोग नहीं हैं हाँ। जितने के उस जमाने में हुआ करते थे, क्योंकि उस जमाने में रेडियो सचमुच आकाशवाणी था। मतलब लगता था कि ऊपर से आकाश से आवाज आ रही है, बड़े बड़े लोग इसमें बोला करते थे। हाँ। और हमने उनसे बड़े बड़ों से जो जो सीखा उसी के मारे चलते रहे हम जी। तो वो बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे। आजकल अच्छे हैं, कुछ जी। लोग बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो नेशनल लीडिंग ब्रॉडकास्टर नहीं बन सके जो कि उस जमाने में हुआ करते थे। अमीन जी, एक सवाल ऐसा है कि आप ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मैं कह लूं, पर हमने ये नहीं जाना कि अमीन जी को इसके अलावा और क्या अच्छा लगता है? ब्रॉडकास्टिंग के अलावा मुझे अच्छे अच्छे गाने सुनने बड़े अच्छे लगते थे, अच्छे अच्छे लोगों को इंटरव्यू करना बड़ा अच्छा लगता था। हाँ। अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने जाने बड़ा अच्छा लगता था जी। खूबसूरत प्यारी दिल को छू लेने वाली फिल्में देखना अच्छा लगता था, ड्रामे भी मैं देखता था। हाँ। और क्लासिकल म्यूजिक मुझे बहुत पसंद था। अरे वाह वाह वाह। और मैंने 4 साल सीखा भी क्लासिकल म्यूजिक। और उसके बाद जब आवाज फटी तो उसके बाद मैं सुनने जाया करता था प्रोग्राम। जी। करीब करीब हर क्लासिकल म्यूजिक के बड़े बड़े गायक और साज नवाज को मैंने सुना है, तो ये बहुत अच्छा लगता था। कभी फिल्मों के लिए लिखा है आपने? फिल्मों के लिए नहीं लिखा है, लेकिन फिल्मों में काम करने का मौका जरूर मिला मुझे। अरे वाह। 3-4 फिल्में, एक तो भूत बंगला और महमूद की 2-3 फिल्मों में मैं बोला हूँ, और 2-3 और फिल्मों में मैंने काम किया है, लेकिन ओनली एज एन अनाउंसर। क्योंकि बात ये थी कि वैसे तो ख्याल मुझे बहुत था कि मैं जरूर बड़ा स्टार बन जाऊंगा। हाँ। और बाल जरा अपने लंबे रख लेता था और अपने आप को दिलीप कुमार समझता था, बालों में पफ लगा दिया करता था, अपने आप को देवानंद समझता था, और अपनी पतलून जरा उठाकर जरा शॉर्ट पहनता था। हाँ। अपने आप को राज कपूर समझने लगा। एक बार मैंने एक सपना देखा जिसने मेरा नजरिया बदल दिया। वो सपना ये था, बम्बई के रॉयल ओपेरा हाउस में बहुत जबरदस्त उस जमाने का बेहतरीन थिएटर था। तो उसमें अमीन सायानी की फिल्में लगी है, मैं हीरो हूँ उसमें, और ओपेरा हाउस के बाहर जितने पोस्टर लगते हैं उन सब में मेरी तस्वीरें थी। तो मैंने कहा कि मैं खुद जाकर देखूंगा कि कैसा लगता है अमीन सायानी का काम। ये सपना था ना मेरा। मैं खुद पब्लिक के साथ देखूंगा कि उनको कैसा लगता है। तो मैं गया, टिकट खरीदी मैंने, और दरवाजे के पास से अंदर जाने लगा तो पता चला कि दरवाजा बंद है और शो शुरू हो चुका है। और एक लंबा 6 फुटा पठान दरवाजा बंद करके हाथ उस पर रखकर वहाँ खड़ा हुआ है। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा ये देखिए मेरे पास टिकट है, जरा जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाने दो। कह रहे हैं नहीं साहब, आपको नहीं जाने देने का है। मैंने कहा अरे भाई टिकट है मेरे पास। कह रहे नहीं जा सकते आप। मैंने कहा अरे भाई मैं अमीन सायानी हूँ, इस फिल्म का हीरो हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने दोगे तुम? तो उन्होंने कहा देखो सर, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, लेकिन साहब ने जो यहाँ मैनेजर हैं उन्होंने बोला है कि देखो शो शुरू हो चुका है और तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलो, अंदर किसी को मत जाने दो, क्योंकि अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो जो लोग अंदर बैठे हैं सब बाहर आ जाएंगे। क्या सपना था आपका? तो मुझे चोट तो लगी बहुत, लेकिन एक बार हकीकत में भी कुछ ऐसा हुआ। आपको वो फिल्म याद है, सरस्वती चंद्र जी? और कौन थे उनके डायरेक्टर? डायरेक्टर शायद गोविंद सरैया जी थे। हाँ, गोविंद सरैया। तो हुआ ये कि उनका फोन आया हमीद भाई के पास, और मैं गीतमाला के जरिए बहुत ही पॉपुलर हो चुका था। तो उन्होंने फोन किया हमीद भाई को कि देखिए हमीद साहब, आपके छोटे भाई अमीन बहुत हिट हो गए हैं रेडियो पर, और मुझे तलाश थी अपनी फिल्म सरस्वती चंद्र के साथ न्यूटन के ऑपोजिट एक नया हीरोइन लेना चाहता हूँ। जी जी जी। तो मैं आकर मिलूं, मैं मिला नहीं हूँ उनसे। जी जी। तो उन्होंने कहा, अमीन मैंने कहा मैं उनको बोलता हूँ तैयार रहें। तो मैं तैयार रहा, वो आए मेरे ऑफिस, हमीद भाई के पास गए, और हमीद भाई ने मेरे कमरे में फोन किया कि अमीन देखो ये आ गए हैं फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो जरा इनसे मिल लो, ये तुम्हें हीरो बनाना चाहते। तो मैं कॉलर ऑर्डर ठीक किया और जरा सीना तान कर गया वहाँ कमरे में और कहा यस सर आई एम रेडी। तो वो मुझे देखने लगे, घूरने लगे, उनके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ पड़ने लगी, और फिर उन्होंने कहा कि देखिए मैं लेना तो चाहता था आपको, लेकिन आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो हीरो है उसके कैरेक्टर से आपका चेहरा वगैरह जो है वो मेल नहीं खाता।
तो आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू टेक यू। उसने देखा कि मेरा चेहरा उतर गया, तो मुझे इतना निराश होते हुए देखकर कहना, नहीं नहीं नहीं, डोंट फील सो बैड, मेरे पास कुछ और भी रोल्स हैं, मैं देखूंगा, अगर तुम कर सको तो वो लेना। तो मैंने कहा अच्छा, कौन से रोल्स हैं वो? कहने देखो, सेकंड विलन और थर्ड कॉमेडियन का रोल है। तो बहुत बुरा लगा मुझे कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, आप मुझे कॉमेडियन या विलन बनाना चाहते, मुझे नहीं करना है। कहा क्या फिल्म बनाई। और फिर मैं सोचता हूँ उसे देखने के बाद, उसमें नए हीरो थे और नए हीरो की आवाज मेरे दोस्त ब्रिजभूषण ने दी थी, जो ऑल इंडिया रेडियो के भी बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर रहे और मेरे टॉप वॉइस थे वो। जी जी। और उनकी बीवी मधुबाला की बहन लाया था, वो भी बड़ी अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं, अब भी हैं। तो अगर मैं होता उस फिल्म में तो कोई देखने जाता ही नहीं, और फिल्म हिट ना होती। जी जी। कितनी हिट हुई, कितनी खूबसूरत फिल्म बनी। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। कितनी हसरत से तकती हैं कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं, एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं, दिल न चाहे भी तो साथ संसार में चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। गुड मॉर्निंग नागपुर में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी से टेलीफोन पर की गई बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। आपसे बातचीत की आकाशवाणी नागपुर के कार्यक्रम प्रमुख आर.के. गोविंदराजन और उद्घोषिका श्रद्धा भारद्वाज ने। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया मुरलीधर बड़वाइक ने, विशेष सहयोग दिया अशोक जाम्भुलकर ने, ध्वनि संपादन किया कमल शर्मा ने। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक अनुराग ज्वेलर्स, गांधी चौक, बल्लार शाह। एक विश्वास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ओ पापा, गुड मॉर्निंग ओ डैडी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।